Hello friends, you are most welcome on my YouTube channel BR कुमावत सर इंग्लिश ट्यूटर। मित्रों, जिस प्रकार अपने प्रोनाउन के बारे में बात चल रही है, पिछले वीडियोस में हमने तुलनात्मक अध्ययन किया था और आज भी दो विशेष प्रोनाउंस के बारे में हम तुलनात्मक अध्ययन करने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आज जिस प्रोनाउंस के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन जो एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों वीडियोस के लिए, दोनों क्लासेस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छी तरह से स्पष्ट कीजिए। पहला शब्द हमारे पास में रिलेटिव प्रोनाउंस। मित्रों, जैसा नाम यहाँ आया है रिलेटिव, जैसा नाम वैसा काम। रिलेटिव का मतलब होता है संबंध, और यह ऐसे शब्द हैं जो किसी न किसी सर्वनाम का जो काम करते हैं वो संबंध बताने का काम करते हैं। और दूसरा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, यानी ऐसे प्रोनाउंस जो किसी न किसी प्रकार का इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक अर्थात किसी न किसी क्वेश्चन यानी प्रश्न का निर्माण करता है। आओ सबसे पहले हम इनके बारे में एक शुरुआती स्थिति जाने और समझे कि जब कोई WH वर्ड किसी सेंटेंस में आकर के जोड़ता है या रिलेशन बताता है तो वहां पर वह रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। दूसरा क्या कहा है कि जब कोई WH वर्ड किसी सेंटेंस में क्वेश्चन का निर्माण करता है, जी हाँ मित्रों, किसका निर्माण करता है? क्वेश्चन का निर्माण करता है, यानी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इसमें लगा होता है, तो इस प्रकार का WH वर्ड हमेशा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? हु, हुम, हुज, विच, वेन, वेयर, व्हाट और एज। कुछ इस प्रकार के शब्द वेरी इंपोर्टेंट है, वो अपन समक्ष हैं। अपन इसका एक विस्तृत अध्ययन करते हैं। क्या लिखा गया है कि डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, दोनों प्रकार के प्रोनाउंस में किस प्रकार का अंतर होता है। आओ हम यहां एक सारणी के माध्यम से समझने की कोशिश करें। पहला अंतर इसमें बताया गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है जब WH वर्ड के उच्चारण करने पर उसकी जकार की ध्वनि आए, किस प्रकार की ध्वनि आए? जकार की ध्वनि आए तो वह रिलेटिव प्रोनाउन होगा। परंतु WH वर्ड के उच्चारण के साथ में ककार की ध्वनि आए, ऐसी स्थिति में वह हमेशा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। दूसरी बात, वाक्य के अंत में यदि फुल स्टॉप लगा हुआ है, जी हाँ मित्रों, फुल स्टॉप लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में वह हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। परंतु यदि वाक्य के अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में हमेशा वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होगा। तीसरा परिवर्तन कि जब WH के वर्ड से जुड़े हुए शब्द में अपन देखते हैं वहां पर रिलेशन बताने का भाव कर रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन है, परंतु WH वर्ड से क्वेश्चन बन रहा है और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। अब उस समय इन शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है, तो क्या होता है देखते हैं मित्रों। पहला शब्द जैसे हु है तो रिलेटिव प्रोनाउन में इसका अर्थ होता है जो या जिसे, परंतु इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो जाता है कौन या किसे। आगे शब्द है हुम, जिसका रिलेटिव प्रोनाउन में अर्थ होता है जिसे या जिसको, परंतु क्वेश्चन जब बनता है तो वहां पर इसका अर्थ किसे या किसको होता है। आगे तीसरा शब्द है हुज, जिसका रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में अर्थ होता है जिसका या जिसकी, जो हमेशा संबंध बताता है। क्या बताता है? संबंध बताता है। परंतु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में जब WH वर्ड होता है तो हुज का अर्थ होता है किसका या किसकी। अगला शब्द है विच, जिसका रिलेटिव प्रोनाउन में अर्थ होता है जो या जिसे, जो किसी वस्तु के लिए आता है, परंतु जब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनता है तब इसका कौन सा या कौन सी अर्थ बन जाता है और वहां पर सिलेक्शन का भाव होता है। आगे हमारे पास शब्द है वेन, जिसका अर्थ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है जब, और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आकर के यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनता है तब वेन का अर्थ होता है कब। अगला शब्द है वेयर, जिसका अर्थ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है जहां, परंतु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है कहां। तो हमने देखा कि इस प्रकार WH वर्ड के जो शब्द हैं उन शब्दों का जब जकार की ध्वनि से उच्चारण करने पर अपने को शब्द मिले तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, परंतु ककार की ध्वनि से मिले ऐसी स्थिति में वह हमेशा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। आओ अपन एग्जांपल के माध्यम से एक एक शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। पहला शब्द हमारे समक्ष आया है यूज ऑफ हु, तो देखते हैं हु कब रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है और कब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है। तो मित्रों कुछ इसके इंपोर्टेंट रूल्स हैं वो हमारे को माइंड में रखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नियम है कि हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है। ये हु की पहली खासियत है कि वो हमेशा सब्जेक्ट रहेगा। किसी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस या नाउंस के स्थान पर इसका यूज किया जाता है तो इसका
यूज जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में होता है तो ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में ही काम करता है। दूसरी बात हमने देखी है कि ये किसी प्रोनाउंस के स्थान पे आता है, और तीसरी बात है हमारे समक्ष कि ये हमेशा ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, लिविंग थिंग्स है उनके लिए केवल आता है, विशेष करके ह्यूमन बीइंग के लिए। अब एग्जांपल के माध्यम से अपन समझते हैं। जैसे सेंटेंस है दिस इज द बॉय, ही इज माई स्टूडेंट। अब यहां पर अपन द बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस को अपन वापिस जब लिखेंगे तो लिखा जाएगा कि दिस इज द बॉय। अब यहां पर जो बॉय के लिए ही आया है, जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हट जाएगा और यहां पर सेंटेंस में जुड़ जाएगा हु, और फिर लग जाएगा इज माई स्टूडेंट। तो मित्रों, किस प्रकार से हमने देखा कि यहां पर जो एक सेंटेंस बना दिस इज द बॉय हु इज माई स्टूडेंट, तो यहां पर हु है वह आरपी यानी रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। आई में अगला सेंटेंस है आई मेट राम ही वॉन अ प्राइज। मित्रों, यहां पर राम के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो अपन ने लिखा आई मेट राम। तो नाउन के लिए यहां जो प्रोनाउन आया हुआ है ये सब्जेक्ट के रूप में हट जाएगा और इस स्थान पर लग जाएगा हु, और आगे लग जाएगा वॉन अ प्राइज, जिसने एक पुरस्कार जीता। तो जिसने यहां पर हु हमेशा हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। ये एग्जाम के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। अगला सेंटेंस है इट इज यू। यहां पर आपके बारे में बात हो रही है, यू हेल्प द पुअर, आपने गरीबों की सहायता की है। तो मित्रों, जब इसको वापस लिखा जाएगा तो लिखेंगे इट इज यू, और यहां पर यू जो सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है वहां पर हु लग जाएगा आरपी के रूप में, और शेष सेंटेंस यथावत हो जाएगा यू की जगह हु हेल्प्ड द पुअर। अब जिस प्रकार से हमने देखा कि ये सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट को हटा के आ रहे हैं और उन सेंटेंस के अंत में अपन देखते हैं तो फुल स्टॉप का यूज हो रहा है। मित्रों, ऐसी स्थिति में आया हुआ WH वर्ड हमेशा हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। किसका काम करेगा? रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। अगला सेंटेंस है हु गेव यू दिस बुक, यह पुस्तक आपको किसने दी? WH वर्ड, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहां पर ये WH वर्ड है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। या किसी दूसरे एग्जांपल को हमने देखा कि हु आर यू, हु हेल्प्ड यू, हु टॉट यू इंग्लिश, ऐसे अनेकों एग्जांपल्स अपन ले सकते हैं। तो यहां पर मित्रों जो WH वर्ड काम कर रहा है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करेगा, क्यों इन सब के अंत में क्वेश्चन मार्क लग रहा है। अगला शब्द हमारे पास में है यूज ऑफ होम। दूसरा प्रोनाउन हम देखते हैं होम के बारे में। तो मित्रों इसके भी कुछ विशेष रूल्स हैं कि ये हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है। दूसरी इसकी खास बात है कि यह किसी न किसी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को हटाकर उसके स्थान पे आता है। और तीसरी इसकी खास बात है कि ये भी ह्यूमन बीइंग के लिए आता है। आओ हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आई हैव अ फ्रेंड, आई लव हिम वेरी मच। अब मित्रों बात यहां हो रही है फ्रेंड की, इसमें तो फ्रेंड के बारे में बात हो रही है, तो यहां फ्रेंड के लिए क्या आया हुआ? आई लव हिम। तो हम इसको जब वापस लिखेंगे तब लिखा जाएगा कि आई हैव अ फ्रेंड, और यहां पर आ जाएगा whom आई लव हिम, हट जाएगा वेरी मच। तो वेरी इंपॉर्टेंट आई है अभी। तो यहां पर WH वर्ड जो आया है whom, ये RP यानी रिलेटिव प्रोनाउन है। अगला एग्जांपल है दिस इज द गर्ल, यहां गर्ल के बारे में बात हो रही है। ऑल प्रेज हर, और उसके लिए हर यहां पर आया हुआ है। जब इस वाक्य को वापस जोड़ के लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा दिस इज द गर्ल whom, और फिर हो जाएगा ऑल, और हो जाएगा प्रेज, सारे लोग जिसकी प्रशंसा करते हैं। तो whom यहां पर आरपी का काम करेगा। अगला एग्जांपल है whom आर यू टॉकिंग अबाउट, क्वेश्चन के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और WH वर्ड सेंटेंस के शुरू में दिख रहा है। ऐसी स्थिति में यह हमेशा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। whom आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसका? whom did he gave the car, whom did he give the car, तो उसने कार किसे दी? तो मित्रों यहां पर अपन देखते हैं whom ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें ही है और यहां सब्जेक्ट यू है। क्यों है? क्योंकि ये मेन वर्ब से पहले लगे हुए हैं। तो यहां पर ये WH वर्ड जो आया हुआ है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे समक्ष एक नया शब्द के हैं, जो शब्द है यूज ऑफ हुज, जो हमेशा पोजेशन, जिसका अर्थ होता है अधिकार, यानी इस प्रकार का ये प्रोनाउंस होते हैं जो हमेशा किसी न किसी अधिकार का भाव देते हैं। तो आओ मित्रों इसके बारे में भी कुछ हम रूल्स पढ़ते हैं। जैसे पहला नियम हमारे समक्ष है
कि ये प्रोनाउंस हमेशा किसी पजेसिव यानी अधिकार का भाव देता है। दूसरी बात है इसके अंदर कि इसका यूज हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव के स्थान पर किया जाता है। देखो मित्रों, ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? बहुत सिंपल बात है, हमने नाम सुना होगा माई और योर, हिज, हर, देयर। तो ये जो शब्द हैं ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो इन शब्दों को हटा करके और हुज का प्रयोग किया जाता है। अगला रूल है, इनका यूज हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। तो मित्रों, ये जो चीजें हमने देखी हैं ये हमेशा आरपी यानी रिलेटिव प्रोनाउंस के संबंध में है। आओ हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दिस इज द गर्ल, हर फादर लिव्स इन जोधपुर। अब यहां पर गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए यहां हर आया है। तो एग्जाम्पल क्या बनेगा कि दिस इज द गर्ल हुज, अब ये हर को हटा दिया गया है, हुज फादर लिव्स इन जोधपुर। तो मित्रों, जिस प्रकार हमने देखा यहां पर हुज है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। आई सा हॉर्स, इट्स लेग वाज ब्रोकन। आई सा अ हॉर्स की बात है, इट्स हॉर्स के लिए आया है। तो यहां हम लिखे देखेंगे आई सा अ हॉर्स और इट्स हट जाएगा, यहां लगेगा हुज लेग वाज ब्रोकन। तो किस प्रकार से हमने देखा कि हुज यहां पर आरपी का काम कर रहा है। अगला सेंटेंस है हुज इज दिस हाउस, अर्थात यह घर किसका है, किसका, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। तो यहां हुज हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगला है हुज वाज दैट काउ। अब यहां हुज वाज दैट काउ, वह गाय किसकी है, किसकी, ककार की ध्वनि, हुज, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। तो यहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। या हुज इज दैट बुक, हुज इज दैट बैग, हुज इज दैट पेन। तो मित्रों, इस प्रकार से हुज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करता है। अगला शब्द है हमारे पास में यूज ऑफ विच। तो यहां पर हमारे को देखने योग्य बात है कि इसका यूज हमेशा सिलेक्शन में किया जाता है, यानी किसी चीज का जब चयन करना होता है। और मोस्टली इनका यूजेज है वो थिंग्स के लिए होता है, वस्तुओं के लिए होता है। तो क्या बताया गया है कि ये प्रोनाउंस हमेशा सिलेक्शन का भाव देते हैं और इनका यूज थिंग्स के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल हमारे समक्ष में आया, द हॉर्स इज एन अरेब, आई रिसेंटली बॉट इट। तो जो घोड़ा यहां पर अपन बात कर रहे हैं, द हॉर्स इज एन अरेब, ठीक है। आई बॉट, रिसेंटली बॉट इट, घोड़े के लिए इट आया है। तो यहां पर अपन इसको जोड़ लेंगे, द हॉर्स विच आई रिसेंटली बॉट इज एन अरेब। तो मित्रों, जिस प्रकार हमने देखा कि जिस घोड़े की बात की जा रही है उस घोड़े के लिए इट आया हुआ था, उसको हटा करके हमने यहाँ विच से सेंटेंस को जोड़ा है। तो विच जिस प्रकार बात कर रहे हैं यहां पर ये आरपी अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। यू गेव मी द नोट्स, यहां नोट्स की बात हो रही है। दीज आर यूजफुल फॉर माई एग्जाम। तो ये नोट्स के लिए दीज आया है। तो यहां पर सेंटेंस बन जाएगा कि यू गेव मी द नोट्स। उसके बाद में क्या बात है, दीज को हटाया जाएगा और यहां शब्द लग जाएगा विच आर यूजफुल, जो उपयोगी है किसके लिए, फॉर माई एग्जाम। तो यहां पर भी हमने देखा विच सिलेक्शन का काम कर रहा है और इस प्रकार से यहां पर आरपी यानी रिलेटिव प्रोनाउन काम करेगा। विच इज योर स्कूल, आपका विद्यालय कौन सा है, विच कौन सा, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, यहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। विच आर योर बुक्स, आपकी पुस्तकें कौन सी हैं, विच कौन सी, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। आओ मित्रों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, यूज ऑफ वेयर। हाँ जी, इसका बोध है वो विशेष करके स्थान के लिए किया जाता है, क्योंकि यह स्थान का ही भाव देता है। अर्थ होता है आरपी के रूप में जहां। पहला एग्जांपल देखते हैं, दिस इज द रूम, यह वही कमरा है, वेयर आई लिव्ड, जहां मैं रहता था, जहां, तो यह आरपी का काम करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द सिटी, यह वही शहर है, वेयर आई स्टडीड, जहां मैं पढ़ा करता था,
यानी इस सिटी की विशेषता बता रहा है। वेयर जो स्थान का बोध करवाने के कारण आरपी का काम कर रहा है। वेयर आर यू गोइंग, या कोई पूछता है आप कहां जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो, WH वर्ड हो, तो यहां पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। या फिर वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो, यहां पर भी WH वर्ड है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला यूज अपन यूज ऑफ वेन। तो वेन हमेशा समय अर्थात टाइम का बोध कराता है। आओ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बहुत आसान है। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। कब, वेन यू कॉल्ड, जब आपने मुझे कॉल किया। तो यहां पर ये जब का भाव देने की वजह से आरपी का काम करेगा। वेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, जब रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। और कब, वेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। माई मदर वॉज वेटिंग फॉर मी, मेरी मां मेरा इंतजार कर रही थी। सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हुए हैं, फिर भी सेंटेंस के अंदर फुल स्टॉप है, बस यही पहचान है। और ये आरपी का काम, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। वेन डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट, आप अपना ब्रेकफास्ट कब लेते हो, अब, कब और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो ऐसी स्थिति में ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। वेन आर यू गोइंग टू ऑफिस, आप ऑफिस कब जाते हो, कब, WH वर्ड आईपी का काम करेगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करेगा, क्योंकि इसके पीछे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यूज ऑफ व्हाट बहुत सिंपल है, इनका यूज थिंग्स के लिए या तो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। कैसे, पहले सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं अपन। What you have said is not true, जो आपने कहा वह सही नहीं है। जो I say what I mean, मैंने कहा जो इसका मतलब था। अब यहां पर दोनों ही what जो का भाव दे रहा है, जो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। अगला एग्जांपल है, what are you doing, आप क्या कर रहे हो, क्या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, या फिर what is your name, आपका नाम क्या, वापिस क्वेश्चन मार्क। ऐसी स्थिति में ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम व्हाट करेगा। यूज ऑफ एज बिल्कुल सिंपल, इसका यूज हमेशा सच के साथ होता है, क्वेश्चन परीक्षा में बनता है इससे संबंधित। कैसे कि ही इज सच अ मैन एज आई ऑनर, जैसा मैं सम्मान करता हूं वैसा ही यह व्यक्ति है। आई बॉट सच अ बुक एज आई नीड, जैसी मेरे को आवश्यकता थी वैसी ही पुस्तक मैंने खरीदी है। तो मित्रों, सच के साथ एज का यूज होता है। अब अपन बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण शब्द दैट के बारे में। जब ये आरपी के रूप में काम करता है तो इसकी कुछ विशेष खासियत रहती है। पहला सेंटेंस हमारे समक्ष यहां पर इंपोर्टेंट पॉइंट्स के रूप में पहला बिंदु है, जब किसी वाक्य में पर्सन और एनिमल दोनों ही साथ में हो, ऐसी स्थिति में उनके साथ दैट का यूज होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैट का यूज होगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि ऐसे कुछ शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जैसे ऑल है, सम है, एनी है, नन है या ओनली है, ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिनके साथ आरपी के रूप में हमेशा हमेशा द का यूज किया जाता है। ये फेमस एग्जांपल है, हजारों बार आया है और हजारों बार एग्जाम में आएगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। मित्रों, यहां पर दैट है वह रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है कि हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, हालांकि ये प्रोवर्ब के रूप में भी काम करता है। अगला एग्जांपल है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स दैट। तो ये दैट यहां पर आरपी का काम कर रहा है। परीक्षा में ये खालिस्तान के रूप में पूछा जाता है जो अपने को भरना होता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स दैट आई एवर हियर्ड, कि अब तक मैंने गाना सुने हैं, जो गाने सुने हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध गानों में से एक गाना यह भी है। अगला एग्जांपल हमारे समक्ष आया है, आई सा अ लेडी एंड अ काऊ। अब यहाँ गाय हैं और यहाँ लेडी है, अर्थात पर्सन भी हैं और एनिमल भी हैं। दैट, तो इनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का काम आया है। तो मित्रों, ये प्रोनाउंस हमने अच्छी तरह से पढ़े। अब आज का हमारा नया प्रोवर्ब्स, जो बहुत ही अच्छा प्रोवर्ब्स है, एक तीर से दो निशान कर रहे हैं अपन। जैसा आपने सुना, जहां चाह वहां रहा, यानी जैसी हमारी चाहत होती है, इच्छा होती है, वैसा ही हमारा रहा होता है। तो इंग्लिश में कहा जाता है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो क्या कहा गया है मित्रों, वेयर देयर इज अ विल, जहां चाह, देयर इज ए वे, वहां
रहा। मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा करके हर न्यू नोटिफिकेशन को आप हमेशा न्यू वीडियोस के रूप में प्राप्त कीजिए। लॉट ऑफ थैंक्स।